घने और सुनसान जंगल के बीच बना वो पुराना श्रापित खंडहर अंधेरे के साए में डूबा हुआ था। चारों तरफ झींगुरों की लगातार आने वाली आवाजें और दूर कहीं भूखे कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें रूह कपा रही थीं। इस बार कहानी का हीरो अजय का छोटा भाई विजय था। वो हाथ में एक पुरानी टॉर्च लिए कांपते पैरों से धीरे धीरे उस खंडहर की तरफ बढ़ रहा था। वो मन ही मन रोते हुए खुद से कह रहा था, भाई तुम कहाँ चले गए? पूरे 3 दिन हो चुके हैं। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हें यहाँ की वो भूतिया नर्तकी उठा ले गई, पर मैं उनकी बातों को नहीं मानता भाई। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। विजय जैसे ही खंडर के टूटे हुए और सड़ चुके मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखता है, उसे अंदर एक अजीब सी सड़न और सीलन की गंध आती है। वो अपनी टॉर्च की रोशनी को दीवारों और फर्श पर मारता है। तभी अचानक मलबे के बीच उसे अजय का पुराना मोबाइल और उसकी लाठी गिरी हुई मिलती है। विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस मोबाइल की स्क्रीन पर खून के सूखे धब्बे थे। विजय रोते हुए जैसे ही उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी उसके ठीक पीछे एक जोरदार और भयानक आवाज होती है। धड़ाम! खंडहर का वो विशाल लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। विजय भागकर दरवाजे को पीटने लगता है। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। दरवाजा बाहर से पूरी तरह लॉक हो चुका था। विजय घबराकर खंडहर के अंदर के भूल भुलैया जैसे गलियारे में आगे बढ़ने लगता है, ताकि कोई दूसरा रास्ता या खिड़की ढूंढ सके। लेकिन तभी यहाँ एक खौफनाक एक्टिविटी होती है। वो तेजी से भागते हुए जिस भी गलियारे में आगे बढ़ता है, वो रास्ता घूमकर वापस उसी जगह खत्म होता है जहां अजय का खूनी मोबाइल गिरा था। वो घबराहट में 3-4 बार अलग अलग रास्तों पर दौड़ता है, पर हर बार वो लौटकर उसी मोबाइल के पास आ जाता है। विजय के माथे पर पसीना आ जाता है। वो समझ जाता है कि वो उस नर्तकी के माया जाल में बुरी तरह फंस चुका है। तभी पूरे खंडहर की हवा अचानक बर्फीली ठंडी हो जाती है। तभी विजय की टॉर्च की रोशनी अचानक नीली पड़ जाती है और भक भक करके जलने बुझने लगती है। अचानक पूरे खंडहर के सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत के जोर जोर से हंसने की भयानक आवाज गूंज उठती है। विजय चौंक कर सामने की जर्जर दीवार पर देखता है, तो पुरानी कंदील की धुंधली रोशनी में एक बहुत बड़ी विकृत औरत की परछाई, यानी उस भूतिया नर्तकी का साया अपने आप नाचता हुआ दिखाई देता है। वो साया अजीब तरह से हाथ हिलाकर नर्तकी की भारी और गूंजती आवाज में बोलता है, अजय तो अब हमेशा के लिए मेरी इस खौफनाक महफिल का गुलाम बन चुका है विजय, और अब यहाँ से तेरी लाश भी बाहर नहीं जाएगी। विजय खौफ के मारे कांपते हुए दीवार से चिपक जाता है और अपनी आंखें बंद करके रोने लगता है। उसे लगता है कि अब उसका अंत करीब है। लेकिन तभी अचानक खंडहर के पिछले हिस्से यानी तहखाने की अंधेरी सीढ़ियों की तरफ से अजय के तड़पने और चीखने की आवाज आती है। विजय, मुझे बचाओ विजय, मैं नीचे बहुत तकलीफ में हूँ छोटे भाई, ये मुझे मार डालेगी, जल्दी नीचे आओ विजय। अपने भाई की वही जानी पहचानी और बेबस आवाज सुनते ही विजय का सारा डर एक पल में गायब हो जाता है। वो भाई का नाम चिल्लाते हुए कहता है, भाई मैं आ रहा हूँ, और सीधे तहखाने की टूटी हुई सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। विजय हांफते हुए उस गहरे और बदबूदार तहखाने में पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। फर्श पर हर तरफ लाल रंग का अलता बिखरा हुआ था, मानो यहाँ बरसों से कोई खूनी डांस चल रहा हो। कोने में एक पुरानी धुंधली कंदील जल रही थी, जिसके कारण दीवार पर लंबे लंबे साए हिल रहे थे। विजय जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसे अंधेरी कोने में एक इंसान पीठ घुमाकर चुपचाप खड़ा दिखाई देता है। उसके कपड़े और उसका हुड बिल्कुल अजय जैसे थे। विजय को लगता है कि उसका भाई मिल गया। वो खुशी के मारे उसके करीब जाने लगता है और उसके कंधे पर हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही विजय का हाथ उसके कंधे को छूने वाला होता है, तभी अचानक पूरे तहखाने में छन करके घुंघरू की बहुत तेज, तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज होती है, और वो रूप एक झटके से विजय की तरफ पीछे मुड़ता है। विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अजय नहीं था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद और डरावनी थीं। वो खुद वो भूतिया नर्तकी थी जो अजय के कपड़ों का छलावा बनकर खड़ी थी।
वो एक भयानक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ अपना मुंह फाड़कर हवा में सीधे विजय की गली की तरफ झपटती है। विजय डर के मारे पीछे की तरफ गिरता है और पागलों की तरह चीखते हुए वापस सीढ़ियों की तरफ भागता है। लेकिन वो खौफनाक नर्तकी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। विजय जैसे ही ऊपर कॉरिडोर में आता है, उसे वो नर्तकी सामने दिखाई नहीं देती, लेकिन फर्श की धूल के ऊपर लाल अलता लगे पैरों के निशान अपने आप तेजी से छपते हुए विजय की तरफ बढ़ने लगते हैं और साथ में घुंघरू की आवाज पागलों की तरह गूंजती है, छन छन छन। विजय बिना पीछे देखे खंडहर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचता है और अपनी पुराना जर्जर दरवाजा एक झटके में टूट जाता है और विजय सीधे बाहर जंगल के कच्चे रास्ते पर जा गिरता है। विजय खंडहर से बाहर निकलकर जंगल के कच्चे और पथरीले रास्ते पर पागलों की तरह दौड़ने लगता है। रात का घना काला अंधेरा और पेड़ों की लंबी लंबी डरावनी परछाइयां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो हांफते हुए चिल्लाता है, कोई है, मुझे बचाओ। वो जितनी तेजी से भागता है, उसे ऐसा लगता है कि जंगल का ये खौफनाक रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, मानो वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा हो। हवा इतनी तेज चल रही होती है कि पेड़ों के सूखे पत्ते इंसानी हड्डियों की तरह खड़खड़ा रहे होते हैं। विजय का दम घुटने लगता है। वो पसीने से लथपथ होकर एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखता है। दूर अंधेरे में खड़ा वो जर्जर विजय किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने गांव के घर पहुंचता है। वो हांफते हुए अपने कमरे के अंदर घुसता है और दरवाजे को अंदर से बंद करके उस पर भारी अलमारी लगा देता है। वो पसीने से लथपथ बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है कि वो अपने इकलौते भाई अजय को उस चुड़ैल के चंगुल से नहीं बचा पाया। वो खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके अपने बंद कमरे के सन्नाटे में बेड के ठीक नीचे से छन छन की बहुत ही धीमी और डरावनी घुंघरू की आवाज आती है। विजय का पूरा शरीर डर के मारे सुन्न हो जाता, उसकी सांसें रुक जाती हैं। तभी बेड के नीचे के घने अंधेरे से अजय की बदली हुई डरावनी आवाज गूंजती है, दरवाजा बंद करने से क्या होगा छोटे भाई, मैं तो खंडहर से तेरे साथ तेरी ही परछाई बनकर इस कमरे के अंदर आ चुका हूं।